तो सबसे पहले आ जाता है, पिछला जितना डिस्कस किए थे उससे आगे बढ़ रहा है। पहला आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो नंबर ऑफ वेज इन विच एन डिस्टिंक्ट थिंग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू p पर्सन इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। तो देखो सबसे पहले क्या है, ये कहानी किसके चल रहा है, स्वीट्स और बेगर वाला कहानी चल रहा है, अगर याद होगा तो आपको स्वीट्स और बेगर वाला चल रहा है। तो अपने पास कितने पर्सन है, p पर्सन है, ये 1 2 और ये क्या आ गया, p पर्सन हो गया। और दूसरे कितने थिंग्स है, n थिंग्स है। तो दोनों बॉक्स बना रहा हूं मैं, ये थिंग्स है 1 2 3 और लास्ट क्या है, n थिंग्स है। तो अगर पर्सन को प्लेस करा दिए तो कितने तरीके से थिंग्स दे सकते हैं, तो कहोगे n वेज n वेज n वेज n वेज। तो आंसर क्या बोलोगे, n इंटू n डॉटेड डॉटेड n। तो आंसर क्या मिल जाएगा, n का पावर p मिल जाएगा। अगर थिंग्स को प्लेस किए, ये पर्सन को प्लेस किए, थिंग्स को प्लेस किए, तो अगर मैं पूछूंगा ये कितने तरीके से, तो ये बोलोगे p वेज p वेज p वेज। क्यों बोले, क्योंकि p पर्सन है, p वेज। तो p क्रॉस p डॉटेड डॉटेड n टाइम्स। तो कितना हो जाएगा, p का पावर n वेज। अब मुझे बताओ कौन सा केस सही नहीं है और कौन सा केस सही है। तो कैसे चेक करते थे, बोलो। चेक करते थे हम, जैसे यहाँ पे है n थिंग्स है, मान लो सेम थिंग कर दिया, पहला थिंग्स ऐसे सेम कर दिया, पहला थिंग। कहने का मतलब पहला जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्या सभी पर्सन को मिल सकता है, तो कहोगे नहीं मिल सकता, तो ये गलत हो गया। फिर यहाँ पे देखो, पहला पर्सन को पहला थिंग मिल गया, पहला पर्सन को दूसरा थिंग मिल गया, पहला पर्सन को तीसरा, क्योंकि ये एक केस बनेगा। तो कहने का मतलब है सेम पर्सन को सारे थिंग्स मिल सकते हैं, तो कहोगे सही मिल सकता है। तो कौन सा सही होगा, p का पावर n। तो यही कहानी किसके लिए जाती, जब भी कुछ चीज़ दी जाती है तो उसको बैठाया जाता है। जैसे मैंने कहा 3 स्वीट्स है और 2 पर्सन है, तो कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप स्वीट्स को और कहो ये कितने तरीके से, 2 वेज, ये 2 वेज और ये 2 वेज। तो आंसर कितना बन जाएगा, 2 का पावर 3 बन जाएगा। तो चेक करने के लिए वही कॉन्सेप्ट है, चेक करना है तो क्या करो, सेम पर्सन कर दो कि P1 क्या P1 को सारे स्वीट्स मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। फिर उसी तरह क्या था, मंकीज और मास्टर से 4 पर्सन है और 3 मंकीज हैं, तो देना किसको है, मंकीज को ही देना है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4 पर्सन में देने हैं। तो मंकी को प्लेस करा दिया और पर्सन लगे, मैं कहा ये 4 पर्सन, ये 4 और ये 4, तो टोटल आंसर क्या बोलोगे, 4 का पावर 3। चेक करने के लिए मैंने क्या बोला, इसमें सेम कर दो पर्सन, P1। तो क्या सेम पर्सन को 3 मंकी मिल सकते हैं, तो कहोगे बिल्कुल मिल सकते हैं। तो जवाब क्या मिला, 4 का पावर क्या मिला, 3 मिला। आया समझ में। तो ये चीज याद रखना, जब भी ऐसा केस रहेगा। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब आ जाते हैं ये वाला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। तो अलाइक ऑब्जेक्ट्स याद दिलाता हूं मैं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूट्स एन अलाइक थिंग्स अमॉन्ग p पर्सन। ऊपर वाला देखो डिस्टिंक्ट थिंग्स था, नीचे क्या है, एन अलाइक थिंग्स। तो मैं याद दिला देता हूँ ये वाला एक चीज, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉटेड डॉटेड xp इज इक्वल टू n। या इसी को हम कैसे लिखते थे, x1 प्लस x2, p की जगह बस क्या लगा देते थे, xr लगा देते थे। और ये हो गया n थिंग्स। ये क्या हो गया, n थिंग्स को क्या करना है, मुझे p पर्सन को देना है। अब बोलोगे p पर्सन कैसा है, तो मैंने कहा xi इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और दूसरा केस क्या लूंगा, एटलीस्ट 1 मिलना चाहिए, xi इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मिलना चाहिए। तो इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट लगाते थे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में, तो हम कहते थे कि जैसे अगर 2 पर्सन हैं और 3 थिंग्स हैं आइडेंटिकल, तो जैसे हमारा 1 1 और 1,
तो मैंने कहा दो पर्सन को अलग अलग करने के लिए एक सेपरेटर की जरूरत पड़ेगा, x1 ये x2 और बीच में क्या हो गया s। तो मैंने कहा s एक बार इधर आ गया, देखना एक बार s इधर आ गया, एक बार s इधर आ गया, एक बार s इधर आ गया। तो कहने का मतलब s के लेफ्ट में जो भी रहेगा वो x1 को मिल जाएगा, s के जो राइट में रहेगा वो x2 में मिल जाएगा। तो कहने का मतलब s के लेफ्ट में क्या है 0, तो 0 x1 को मिल गया और x2 को कितना मिल गया 3 मिल गया। उसी तरह 1 s के लेफ्ट में 1 है तो x1 को मिल गया और x2 को कितना मिल गया 2 मिल गया। फिर उसी तरह ये क्या है 2 मिल गया, फिर क्या मिल गया 1 मिल गया, 3 मिल गया, 0 मिल गया। तो समझ में क्या आया, ये टोटल ये वेज कितने बन गए, टोटल वेज नंबर ऑफ वेज डिस्ट्रीब्यूट ऑफ n थिंग्स यानी 3 अलाइक थिंग्स अमॉन्ग 2 पर्सन। तो जवाब मिला 4 वेज। तो ये आएगा कैसे, तो तुमने क्या किया इस 3 को काउंट क्या कर लिया 3 यूनिट u और 2 पर्सन को सेपरेट करने के लिए एक सेपरेटर ले लिया s ले लिया और कहा इसको ऑल एट ए टाइम अरेंज कर देंगे, उतने तरीके हो जाएंगे 3 को अलाइक थिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 2 पर्सन में। तो मैं कहा ठीक है, तो ऑल एट ए टाइम अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल। अब u आइडेंटिकल है तो क्या कर दिए 3 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल। तो फाइनली क्या लिख दिए 4c3। लेकिन आएगा कैसे, जिसको हम क्या लिख दिए 4c1 भी लिख दिए। ये तो 3 है तो मैंने कहा इसको फॉर्मेट क्या लगा लो इसमें, तो मैंने लिखा यहाँ पे 4c1 लिखा, जिसको मैं ऐसे लिखा 3 प्लस कितने लोग हैं 2 माइनस 1 c2 माइनस 1। तो 3 ये है और ये 2 है, तो इसको मैं लिख रहा हूं देखो n कितने लोग हैं p पर्सन है तो प्लस p कर दिया, माइनस 1 कर दिया और c 2 माइनस 1 है तो इसको क्या लिख दिया c p माइनस 1। अगर r के टर्म में अच्छा लगता है यूजर फ्रेंडली है तो क्या लिखेंगे n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1 वेज। क्लियर हुआ। तो नंबर ऑफ नॉन निगेटिव सॉल्यूशन, इसी को क्या बोलते हैं नंबर ऑफ नॉन निगेटिव सॉल्यूशन, x1 x2 x3। और या उल्टा भी बोल सकते हैं n अलाइक थिंग्स है और p पर्सन में देना है, और p पर्सन ऐसा क्या है नॉन निगेटिव मिल सकता है, यानी उसको 0 भी मिल सकता है 1 भी मिल सकता है 2 भी मिल सकता है। लेकिन दूसरा केस क्या बोलूंगा, हर एक पर्सन को एक मिलना ही चाहिए, हर एक पर्सन को एक मिलना ही चाहिए। तो देखो तो कौन कौन सा केस इसमें से रिजेक्ट होगा, तो कहोगे ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा और ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। 2 ही केस बनेगा जब हर एक पर्सन को एटलीस्ट 1 थिंग मिलना ही चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है अब ये कैसे निकलेगा, तो मैंने कहा ये देखो इसको करते हैं 3, तो मैंने 3 रख दिया ऐसे 3 ऑब्जेक्ट को। पहला ऑब्जेक्ट तो इसको कर लेते T1 पर्सन ले लेते हैं, इसको थिंग्स ले लेंगे T1 T2 T3 और इनके बीच में ये देखेंगे कितने गैप है, इधर इधर नहीं देखेंगे, ये गैप देखेंगे। और मुझे बताओ इस 2 गैप में से अगर मैं एक गैप सेलेक्ट करूं, अब कहोगे एक गैप क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, तो मैं कहा एक गैप सेलेक्ट करूंगा, मान लो एक केस ले लेता हूं ये गैप, तो ये गैप क्या करेगा कि लेफ्ट में जो भी रहेगा वो x1 को दे दूंगा और जो राइट में रहेगा उसको क्या कर दूंगा x2 को दे दूंगा। तो इस वजह से इनके बीच में जो 2 गैप है, एक गैप सेलेक्ट करने का कैसे सोच रहा हूं 2 पर्सन है और 2 पर्सन को सेपरेट करने के लिए एक ही गैप चाहिए। तो जितने गैप, एक गैप सेलेक्ट करने के जितने तरीके होंगे उतने तरीके 3 देने को होंगे। तो इसको क्या लिख दिया 2c1। 2 कैसे आया, 3 पर्सन थे या 3 थिंग्स थे, ऐसे समझो 3 थिंग्स से 2 पर्सन थे, तो 3 थिंग्स को रख दिया और इनके बीच में गैप आया, उस गैप में से मैं कितना सेलेक्ट करूंगा, देखूंगा कितने पर्सन है 2 पर्सन है, तो 2 पर्सन को एक गैप क्या करेगा सेपरेट कर देगा 2 पार्ट में। तो इस वजह से एक गैप सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए 2c1। तो देखो 2c1 तो एक पहला वाला केस ये गैप, बाकी तो हटा दिया ये गैप, ऐसे लगा देता हूँ। दूसरा गैप क्या हो गया ये 2 केसेस होंगे, यही 1 2 और क्या मिल जाएगा 2 1, तो इतने तरीके हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब मैंने बोला xi ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 तो जवाब क्या मिलेगा, n थिंग्स है 1 2 3, तो कितने गैप हो रहे हैं 2, 4 हो रहे हैं तो कितने गैप हो रहे हैं 3। तो ऐसे ही जब n रहेगा तो कितने गैप हो जाएंगे n-1।
अब ये देने हैं, इसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे P पर्सन है, P पर्सन को सेपरेट करने के लिए कितने गैप चाहिए, तो भाई एक गैप क्या करता है, 2 लोगों को दे सकता है, 2 गैप क्या कर सकता है, 3 लोगों को दे सकता है, 3 पर्सन को, 3 गैप क्या कर सकता है, 4 पर्सन को कर सकता है। तो इसी तरह अपने पास कितने गैप हैं, n-1, और उसमें से P पर्सन को देना है तो कितने सेलेक्ट करना पड़ेगा, P-1। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, xi ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, n-1 C P-1। तो ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। नॉन निगेटिव के लिए n प्लस P-1 C P-1, नहीं समझ में आया तो रट लो फॉर्मूला। जब यहाँ पे xi क्या रहेगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n-1 C P-1। तो r वाले टर्म में क्या बन जाएगा, n-1 C r-1। r-1 क्यों ले रहे हो, क्योंकि मेरे पास n-1 गैप है और मुझे r-1 गैप सेलेक्ट करने हैं। जितने तरीके से सेलेक्ट करूंगा उतने ही क्या होगा, n थिंग्स r पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और r पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो मैं कह सकता हूँ हर एक पर्सन को एटलीस्ट 1 थिंग मिला ही होगा। तो 2 फॉर्मूले हैं, n प्लस P-1 C P-1, नहीं याद हो रहा तो ये अच्छा फॉर्मूला है, n प्लस r-1 C r-1। n क्या है, थिंग्स है, r क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स है, या आपके कोई और रख दिया गया और r-1 कर दिया। उसी तरह दूसरा क्या बन गया, n-1 C r-1। क्लियर हुआ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बोलो हो गया क्लियर। ठीक है, बनाओ। आप ग्रुप्स में भी इसको डिवाइड करके कर सकते हो, जैसे करना चाहो। दोनों में फर्क देखना है, यहाँ पे ये डिस्टिंक्ट था, ध्यान देना, ये डिस्टिंक्ट था, ये क्या था, आइडेंटिकल था, ये क्या है, आइडेंटिकल चल रहा है, कंफ्यूज मत करना है, लाइक थिंग्स। तो 5 डिफरेंट मैंगोस है, 4 डिफरेंट ऑरेंजेस है, 3 डिफरेंट एप्पल्स है, ठीक है ना, डिफरेंट में कहानी चेंज हो जाएगा। तो 5 डिफरेंट मैंगोस है और एक मिलना ही चाहिए, तो मैंगोस की कहानी कैसे देना पड़ेगा, 1 1 3, सही है। दूसरा 2 2 1, ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या लिख दिया जाए, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, बोलो सही है। दूसरा 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, डिफरेंट है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ ये डिफरेंट है, ये हो गया, इनटू क्या कर दिया जाए 2 फैक्टोरियल, बोलो सही है यहाँ तक। और कितने लोगों को देना है, 3 लोगों को, तो ये मैंगो देने के तरीके हो गए। अब मुझे बताओ दूसरे पे कंडीशन है क्या, 4 ऑरेंज है और कितने हैं, 3 डिफरेंट एप्पल्स हैं, तो टोटल कितने हो गए हैं फ्रूट्स, 7 फ्रूट्स हो गए हैं, सही है। कितने लोगों को देने हैं, 3 पर्सन में, देखना ये डिफरेंट है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ अलाइक नहीं है, इसलिए उसमें मत लगाना वो लॉजिक।
तो ये कितने तरीके से दे सकते हैं? फ्रूट्स को बैठाएंगे, क्लियर है? जिसको देना होता है उसको बैठाए। कितने फ्रूट्स है अपने पास? 7 फ्रूट्स हो गए, समझ में आ रहा है? 1 से लेके 7, कितने पर्सन है? 3। तो ये कितने तरीके से? 3 वेज। ये कितने तरीके से? 3 वेज, 3 वेज। आ रहा है समझ में? तो कितने तरीके हो जाएंगे? 3 का पावर 7 वेज। तो टोटल वेज कितने बन जाएंगे? ये जो भी आए, मान लो इसको x मान लेता हूं, लिखना है तो पूरा लिख ही लो। क्या करना है? 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और इंटू क्या बन गया? और इंटू क्या लिख दिया जाए? 3 का पावर 7। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर मैंगोज वाला फिर से बताओ। देखो मैंगोज डिफरेंट है, वो लॉजिक नहीं लगा सकते। x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 5। हम क्या करेंगे? 3 लोगों को देना है और हर एक को एक मिलना ही चाहिए। तो पहले कहा कि एक मैंगो पहले को मिल जाए, दूसरे ग्रुप में 3 ग्रुप में डिवाइड किया। 1 1 2 सही है, 3 सही है। फिर दूसरा ग्रुप क्या किया? 2 2 1। 3 ग्रुप में डिवाइड करने वाला ये फॉर्मूला है ना, डिवीजन इनटू ग्रुप्स। 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। और दूसरा क्या बन जाएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और ये क्या बन जाएगा? 1 फैक्टोरियल। बोलो ये हाँ ग्रुप, समझ ये नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे ये? समझ गया सर। और ये 3 ग्रुप में है और 3 पर्सन इंतजार में है, 3 बच्चे, कि मेरे को वो पहला वाला ग्रुप मिल जाए, दूसरा वाला। तो कितने तरीके से? 3 फैक्टोरियल से। उसी तरह क्या है? 4 ऑरेंज और 3 है, दूसरा क्या है? 3 क्या है? एप्पल है। तो टोटल कितने फ्रूट्स हो गए? 7 डिफरेंट फ्रूट्स हो गए। 7 डिफरेंट फ्रूट्स पे क्या हकदार है? 3 पर्सन। तो कितने तरीके से? या तो 7 का पावर 3 या तो 3 का पावर 7। लेकिन इतना समझदारी आ गया अपने को, पर्सन को नहीं बैठा, जो चीज देना है उसको रखते हैं। फ्रूट्स को देना तो फ्रूट्स को रखते हैं, और पर्सन जाता है। तो कुआं और प्यासा वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो आप। कुआं है, प्यासा जाएगा उसके पास, जिसको चाहना है वो जाएगा। तो 3 वेज, 3 वेज, 3 वेज, 3 का पावर 7 फ्रूट्स नहीं जाएगा पर्सन के पास भी, मैं इनके पास चला जाता हूँ, तो फ्रूट्स को बैठा देंगे, वो असहाय है। तो 3 का पावर टोटल वेज ही हो गया। बोलो क्लियर है? हाँ अब देखो आइडेंटिकल में आ जाते हैं, अब तुमको क्लियर हो जाएगा। अब आइडेंटिकल एप्पल्स हो गया, अभी जो पढ़े ना वही लगेगा लॉजिक। देखते हैं, बनाओ इसको। दो मिनट रुका हूं, ट्राई करो। चलो अभी जो हमने पढ़ा वो लॉजिक लगेगा। तो कितने पर्सन है? तो मैंने कहा 4 लोग हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 12। और क्या बोला है? x1 क्या होना चाहिए? 1 और 4 के बीच में होना चाहिए।
x2 क्या होना चाहिए, 1 और 4 के बीच में होना चाहिए, यही है ना कॉन्सेप्ट। x3 क्या है, 1 और 4 के बीच में होना चाहिए। और हम जो फॉर्मूला पढ़े हुए हैं नॉन निगेटिव वाला के लिए आंसर अगर बोला जाए तो क्या बोलते हैं, n+r-1 CR-1, या एटलीस्ट 1 वाला पढ़े हैं तो वो क्या मिल जाएगा, CR-1, जिसको आप नॉन निगेटिव बोल सकते हो या पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक दे देते हैं, एक एक तो जाएगा ना, आइडेंटिकल है तो कहा भाई एक एक दे दो। तो अब मुझे बताओ एक नया x1 + x2 + x3 + x4 8 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, यानी अब 8 एप्पल बच गया, आइडेंटिकल एप्पल। बोलो ये क्लियर है स्टेप। मैंने कहा कि एक एक देना है ना, दे दो एक एक, पहले सबसे पहले आइडेंटिकल है, डिस्टिंक्ट तो है नहीं कि टेंशन पालना है कि 4 तरीके 4 फैक्टोरियल वेज हो जाएगा, डिफरेंट डिस्टिंक्ट रहता तो एक दे दो एक दे दो एक दे दो, पलट के भी घुमाओगे तो क्या बोलूंगा, अरे एक ही तरीका है सर, वो तो सेम ही एप्पल दिख रहा है। तो अब x1 क्या बन गया, अब x1 बन गया 0 से 3, बोलो यानी 3 से ज्यादा नहीं दे सकता मैं, बताओ सही है कि नहीं। तो अब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं कि नहीं यूज कर सकता, यूज कर सकता हूं, लेकिन दिक्कत है अभी। तो मैं क्या करता हूं, कुछ और लॉजिक लगा, ये फॉर्मूला यूज करूंगा तो दिक्कत, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मान लेता हूं x1 को एक नया फॉर्मूला मान लेता हूं t1 + 4। अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर ऐसे ही यूज कर लेता डायरेक्ट, तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा। मैं चलो यूज कर लिया, मैंने समझने के लिए मैंने यूज कर लिया 8 + 4 माइनस, ये 4 है, -1 C4 -1, तो आंसर क्या बोल देते, 12 11 C3 बोल देते ना। तो ये कहानी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती, क्यों गड़बड़ हो जाती कोई बताएगा, गलत क्यों हो जाता। बोलो कोई बताएगा क्या। कहते कि इस वाले प्रॉब्लम में ऐसा हो सकता है कि x1 को 4 भी मिल जाए, 5 भी मिल जाए, 6 भी मिल जाए, 7 भी मिल जाए, 8 भी मिल जाए, x2 भी ऐसे, तो ये तो गलत हो गया, ये नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा रिस्ट्रिक्शन है कि x1 क्या है, 3 से ज्यादा ना जाए। आ रहा है समझ में, 3 से ज्यादा ना जाए, बोलो। तो कुछ और लॉजिक लगाया जाए, जैसे हमने कहा कि एक एक दे दिया जाए, एक एक दे दिया जाए, 3 से ज्यादा ना जाए तो क्या लॉजिक लगाएंगे, 0 से 3 मिले, सोचो 3 से ज्यादा ना मिले तो लॉजिक क्या लगा सकते हैं। अगर x1 को मैं 3 - t1 रख दूं, y1 एक और नया वेरिएबल लगा देता हूं, चलो x2 को लिख लेता हूं, x2 को लिख देता हूं 3 - t2, और x3 को रख देता हूं 3 - t3, और x4 को रख देता हूं 3 - t4। चलो इसमें रख देता हूं एक पल के लिए, चलो देखो तो ये क्या बन जाएगा खुद बताओ, 3 - t1 3 + t2, 3 - t2 ये भी होगा, सारे माइनस है, खुद सोच के बताना क्या लॉजिक होगा। और ये रख दिया 3 - t3 3 - t4 = 8। तो मैंने कहा t1 + t2 + t3 + t4, ये कितना हो गया 12, और ये कितना हो गया 4। अब मुझे कोई बताएगा t1 क्या हो सकता है, बोलो t1 मैक्सिमम क्या अटेंड कर सकता है, बताओ जल्दी से, खुद सोचो ना, x1 क्या है 0 से 3 है ना। अगर नहीं समझ में आया तो t1 देखो ना, t1 को क्या लिख सकते हो, 3 - x1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। एक नया वेरिएबल चेंज कर रहे हो, क्योंकि हमारे पे क्या है, कंडीशन पे कंडीशन लगा है, तो t1 क्या हो सकता है, x1 0 रहेगा तो 3 जाएगा, आ रहा है समझ में। और
3 रहेगा तो क्या जाएगा, 0 जाएगा। तो T1 क्या जा सकता है, 0 से 3। T2 क्या जा सकता है, 0 से 3। ये भी क्या जा सकता है, 0 से 3, 0 से 3। यानी आप रिड्यूस कर रहे हो और उसको एक नया वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हो ताकि वो 4 से ज़्यादा ना जा सके, 4 और 4 से ज़्यादा ना जा सके। तो इस वजह से क्या कॉन्सेप्ट लगा लिए, एक नया वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिए x1 को। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक नया वेरिएबल में कन्वर्ट किया और कुछ नहीं किया, आपने अपनी तरफ से डेवलप किया। T1 रिप्लेस करूंगा, x1 को क्या ले लिया, 3 माइनस T1, x2 को भी क्या ले लिया, 3 माइनस। कैसे डेवलप किया, इसको देख के डेवलप किया और रख दिया T1 T2 T3 T4 और क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। तो अब बोले कि जो सॉल्यूशन इससे मिलेगा वही इससे मिलने वाला है। इससे नॉन निगेटिव में क्या मिलेगा, 4 माइनस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1 यानी 7 C3 बन जाएगा। लेकिन मुझे बताओ 7 C3 बन गया तो क्या ये आंसर होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये बना दिया मैंने 7 C3, लेकिन मैंने कहा इसमें से एक केस ऐसा होगा जब T1 4 भी ले सकता है। देखो T1 4 ले सकता है कि नहीं ले सकता है, वो केसेस सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। T1 4 तो ले सकता है ना, हमने तो कहा दिया T1 0 से एक नया वेरिएबल कन्वर्ट कर दिया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 8 था, उसको कन्वर्ट करके एक नया वेरिएबल बना दिया T1 T2 T3 T4। जैसे पहले क्या था, 12 था, एक एक दे दिए तुमने, तो कह दिया एक एक दे दिया तो कितना हो गया, 8 हो गया। अब तुमने x1 को क्या कर दिया, अब नया वेरिएबल में चेंज कर दिया 3 माइनस T1 3 माइनस T2, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अब तुम्हारा वेरिएबल चेंज हो गया। T1 क्या है, 0 से 3, वेरिएबल ऑफ चेंज हो गया ना। T1 क्या हो गया, 0 से 3, T2 क्या हो गया, 0 से 3, T3 क्या हो गया, 0 से 3, T4 क्या हो गया, 0 से 3। लेकिन एक ऐसा बनेगा जहां T1 4 हो जाएगा, बोलो T1 4 हो जाएगा तो एक केस बनेगा तो T2 T3 T4 क्या हो जाएगा, 0 0 0, T2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बाकी सब 0। तो वो सारे केस सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे क्योंकि 4 नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से 3 क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 4 केसेस, ये T1 4 हो गया, 4 केसेस क्या करोगे, इसमें से माइनस कर दोगे, 3 नहीं क्योंकि 4 है ना, तो 4 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। एक बार और समझा देता, देखो क्या है, हमारे पास 12 एप्पल थे और आइडेंटिकल थे और अपने को 4 लड़कों को देना है जिसको एक एक मिलना चाहिए। तो सबसे पहले तुम लॉजिक लगा दिए, ठीक है एक एक दे दो सबको, ताकि 8 बचा रहेगा, 8 को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अपने को टेंशन नहीं लेगा। फिर तुमको टेंशन क्या आया, x1 जो बोला गया, पहले 1 से 4 था तो अब x1 क्या बन गया, एक एक दे दिए तो अब x1 क्या हो जाता, पहले तो x1 1 से 4 था, लेकिन अब दूसरे वाले केस में x1 क्या बन गया, 0 से 3 बन गया। यानी अब तुम खुश हो गए 0 से 3 है, नॉन निगेटिव में जा रहा है, फॉर्मूला तुमको ये याद आ रहा है, n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1। लेकिन फिर तुमको तकलीफ हुआ, अरे x1 4 से ज़्यादा हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 8 है तो 4 तो जाएगा ना, 5 भी ले सकता है, फिर बाकी सारे बहुत सारे केसेस बनेंगे। तो तुम क्या किए, एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए x1 को क्या लिखे, x1 को अब हम 3 माइनस T1 लिखो। ये कैसे सोचे, इसको देख के सोचे कि x1 की वैल्यू क्या है, 3 है, चलो इसमें से माइनस T1 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल चेंज कर दिए। बस क्या हो रहा है देख रहे हो, पहले x1 ऐसे था, अब x1 ऐसे हो जाएगा, दूसरा केस ऐसे आ जाएगा। तो कहो 3 माइनस T1 3 माइनस T2 सबको रख दो, रख दिए। तो इससे फायदा क्या हुआ, जो x1 0 से 3 था, अब आपका वो लॉजिक कंडीशन किस पे चला गया, T1 पे चला गया। तो T1 क्या होना चाहिए, अगर आपने ये लिखा तो T1 क्या होना चाहिए, 0 से 3 होना चाहिए, 0 से 3 होना चाहिए। T2 भी यही, तो Ti लगा देता। तो कहे ठीक है अब तो इजी हो गया, पहले इजी नहीं था। क्यों नहीं इजी था, समझना, क्योंकि तुम 8 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1 लगा रहे हो ना, तो बहुत सारे केसेस हो रहे हैं जो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मगर इसमें बहुत सारे केसेस नहीं हो रहे सब्ट्रैक्ट करने पे। इसमें क्या हो रहा है कि चलो 4 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1 हो रहा है, इसमें बहुत 4 ही केस सब्ट्रैक्ट करने को हो रहा है। कि हो सकता है कि इसको 4 मिल जाए, जो कि हमको नहीं चाहिए। अब इसको 4 मिल गया तो बाकी को क्या मिल गया, 0 मिल गया। हो सकता है इसको भी 4 मिल जाए, बाकी को 0। फिर हो सकता है इसको 4 मिल जाए, हो सकता है इसको 4 मिल जाए। तो इस वजह से ये 4 केसेस तुम क्या कर रहे हो, टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दो, और कंफर्म हो गया कि तुमको सबको एटलीस्ट एक एप्पल मिलेगा और 4 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो वेरिएबल चेंज करने पे वेरिएबल पर कंडीशन बदल रहा है, ऐसा नहीं कि चीज़ें चेंज हो गई,
सेम चल रहा है। अब अगर वेरिएबल को रिड्यूस करके आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन करने वाला केस को सब कम कर रहे हो, यहाँ पे ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाता। अगर मान लो 4 दे दिया, 5 दे दिया, आ रहा है समझ में? क्योंकि यहाँ पे तो 3 दे दिए तो 4 आना चाहिए, 4 दे दिए तो बहुत सारे केसेस बनेंगे ना। 4 क्या 5 भी ले सकता है, ये 6 भी ले सकता है, 7 भी ले सकता है। ये केसेस कहाँ सब्ट्रैक्ट करते बैठेंगे? लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 0 से 3 है तो बस एक ही केस बच रहा है, 4 मिल सकता है, इसके बाद और कुछ नहीं मिल सकता, 5 नहीं मिल सकता, क्योंकि 4 ही एप्पल है ना। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर कि नहीं क्लियर हुआ? बाकी दीपांशु, श्वेता, हाँ सर। ठीक है ना, धीरे धीरे और करेंगे। नोटबुक में भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, दोनों समझो। ठीक है, ये करते हैं 35। सब चीज़ें याद रखना, क्वेश्चन लिखे रहना, फिर से बनाना इसको। एक बार और बनाओगे तब याद होगा, दिमाग में बैठेगा। ये हुआ हुआ क्वेश्चन है, क्लास में किया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ। दो मिनट रुके हैं, नोटबुक की होगा तो बन जाएगा ये। बोलो राजू, क्या आंसर है? तनिष आंसर बताओ। 23। ये आइडेंटिकल है। कोई बताएगा क्या लॉजिक यूज करते हैं इसमें? एक चौथा वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं। याद आया? और 20 कर देते हैं। W 0 होगा तो पहला केस आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 20। याद आया? W 1 होगा तो 19 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? W 2 होगा, नोटबुक नहीं रिवाइज किया, ये क्लास में भी डिस्कस हुआ था। x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? और लास्ट W क्या होगा? 20 होगा। 0 से स्टार्ट हो रहा है 20 तक, तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा? तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है, इसमें इंक्लूड है। समझ में आ रहा है? और यहां कंक्लूजन क्या निकल रहा है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, w इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला क्या है? n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। 20 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1। 23 सी 3। सही है? मैच हो गया? दानिश, डाउट है ना भी किसी को? चलो नेक्स्ट को बढ़ते हैं। 36। अब देखते हैं कौन बनाता है।
इंटीग्रल सॉल्यूशन है और x ग्रेटर देन -2, y ग्रेटर देन 1, z ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखो क्या किया जाए, इसमें भी एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस वी इज इक्वल टू 25। तो क्या मुझे कोई बताएगा v कहाँ से स्टार्ट होगा? बोलो सही है कि नहीं, चेक करो पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब दूसरे पे भी लिखते हैं ना कंडीशन, केवल इस पे थोड़े लिखेंगे, दूसरे पे भी लिखते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन -2 है, तो क्या x इक्वल टू माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लिख लूं? y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख लूं? z ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख लेता हूं। तो क्या मैं x को -1 प्लस t लिख लूं? y को रहने देता, नहीं तो लिखना है तो t2 लिख लो, अच्छा नहीं लग रहा है तो। z को क्या लिख लो? 2 प्लस t3 लिख लूं? v को 1 प्लस t4 लिख लूं क्या? तो रिप्लेस कर रहा हूं, ध्यान देना, -1 प्लस t1। y ग्रेटर देन 1, अच्छा सॉरी, y ग्रेटर देन 1 दिया हुआ, मैंने देखा नहीं, y क्या दिया है? ग्रेटर देन 1, सही बोला। तो y को क्या लिख दिया जाए? मिटा देता इसको, y को क्या लिख दिया जाए? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख दिया जाए। तो ये t2 प्लस 2 लिख दूं? बोलो। 1 ग्रेटर देन 1 है ना, y ग्रेटर देन 1, तो इसके बाद कौन सा होगा? 2 होगा ना, तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है ना, तो इस वजह से लिख रहा हूं। तो -1 प्लस t1 लिख दिया, और इसको लिख दिया t2 प्लस 2 लिख दिया, और z को क्या लिख लिया? 2 प्लस t3 लिख दिया, और 1 प्लस t4 लिख लिया, इज इक्वल टू 25। तो अब कंक्लूजन क्या दोगे t1 t2 के बारे में? तो ti ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दूं क्या? सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, चेक करो और बताओ सही है कि नहीं। बोलो। तो ये कितना हो गया? एक एक कैंसिल हो गया, ये 21 हो गया, तो 21 प्लस 5 है क्या? एक्स डब्ल्यू वाई, 4 जा रहा था क्या? 2, ठीक है, 2 जा रहा था, तो ये 24 हो गया, ठीक है। तो 21 प्लस 4 -1, 4 -1, बोलो कितना आंसर हो गया? कितने जा रहे हैं? 5 जा रहे थे, एक मिसिंग हो रहा है, जेड डब्ल्यू मिसिंग हो रहा है, हाँ डब्ल्यू मिसिंग हो रहा है, डब्ल्यू ग्रेटर देन 0, तो उसको t5 लिख लेते हैं, चलो t4 इसको मान लिए, तो डब्ल्यू हो गया t5 मान लेता हूं, तो प्लस t5 कर देता हूं, अब सही हो गया। ठीक है ना, ये 3 और ये 2 5 जा रहा था, इसमें 4 ही दिख रहा है वेरिएबल। तो अब ये बन गया, आंसर क्या हो जाएगा? 21 प्लस 5 -1 C5 -1, बोले तो 25 C4। बताओ समझ में आया कि नहीं आया?
क्लियर है? तो फिर आगे बढ़ते हैं। रुकू। हाँ सर क्लियर है। चलो, तेजस्विनी क्लियर है? हाँ सर। 37। अभी तक आए नहीं इन लोग। तेजस, अमित, प्रांजल को क्या हो गया? Find the number of positive integral solution of the equation this. वैसे ही करना जैसे पहले वाला किए थे, 3 माइनस टी वन लिखे थे ना, वैसे ही लॉजिक लगाना, वेरिएबल चेंज करके। देख लो फिर बनाना आराम से। हाँ, कितना आ रहा है? 33 तो देखो क्या हो रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 150 है। तो सबसे पहले देखो x जो दिया हुआ है 0 से लेकर x लेस देन इक्वल टू 60। तो अभी जस्ट देखे थे तो x को क्या कंसिडर कर रहे थे हम ऐसे केस में? 60 माइनस T1 कंसिडर कर रहे थे कि नहीं कर रहे? बोलो, ज्यादा दूर नहीं गया है, दिख रहा है ना ये। x1 को क्या कंसिडर किए थे? 3 माइनस T2 यही कंसिडर किए थे ना। y को क्या कंसिडर कर लिया? y को भी क्या कंसिडर कर लिया जाए? 60 माइनस T2। z को भी क्या कंसिडर कर लिया जाए? तो मुझे एक चीज बताओ कि T1 T2 की वैल्यू क्या होगा? और ये देखो ये z है 150 है। देखो एक चीज, क्या मैं इसको पहले W करता था, लेस देन रहता था, देखना दोनों में फर्क देखना। यहाँ पे लेस देन था ना 25, तो क्या किया था? V ऐड किया था। अब ज्यादा है तो माइनस W कर दूं क्या, और इक्वल टू 150 कर दूं क्या? बोलो। हाँ। W भी वही कहानी है। W क्या रहेगा? W क्या रहेगा? 0 से स्टार्ट होगा। बोलो, 0 से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? 0 जाएगा तो 150 हो जाएगा, 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा? 151 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? बोलो, बताओ तो। हाँ। चलो अब यहाँ पे देखते हैं T1 की वैल्यू क्या है? 60 माइनस x है। T2 क्या है? 60 माइनस y है। और T3 क्या है? थोड़ा समझते हैं ना, 60 माइनस z है। इसको पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, उसके बाद दिमाग लगाते हैं। 60 माइनस T1, 60 माइनस T2, 60 माइनस T3 माइनस W इज इक्वल टू 150। तो ये कितना हो गया? 180। 180 मतलब बोले तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस TW कितना बन जाएगा? 30 बन जाएगा। बोलो, अब बताओ T1 क्या होगा? T1 के बारे में अब कमेंट करना है ना मुझे।
एक्स क्या लेगा, अगर 60 ले लेगा मैक्सिमम तो T1 कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो। और 1 लेगा तो कहां तक जाएगा, 59 तक जाएगा। बोलो। तो T1 कहां से कहां तक रहेगा, ये लिख देते हैं 0 से लेकर 59। T2 भी क्या रहेगा, 0 से लेकर 59। T3 भी क्या रहेगा, 0 से लेकर 59। और W कहां से चालू हो रहा है, 0 से चालू हो रहा है। अब मुझे बताओ, ये देना, अब बताओ आंसर क्या होगा। सब मालूम चल गया, T1 भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, T2 भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, T3 भी ग्रेटर दैन 0 है, W भी क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। तो किस फॉर्मूला में चल गया, नॉन निगेटिव में गया कि नहीं गया। और दिक्कत भी नहीं है, मैक्सिमम क्या जा सकता है, 30 जाएगा, 30 जाएगा, 30 जाएगा, 30 जाएगा। क्या W को दिक्कत है 30 तक, नहीं दिक्कत है, ये 147 50 तक जा सकता है। समझ में आ रहा है, जितना भेज दे जाओ उसको, 0 से चालू हो जा रहा है। क्लियर है ना, कुछ भी लो, W को कोई दिक्कत नहीं है। W को कोई दिक्कत है क्या, 0 से स्टार्ट करके चलता जाएगा, रुकेगा ही नहीं। फिर ये T1 भी क्या, इसको भी 59 तक जाएगा। और T1 मैक्सिमम क्या जा सकता है, 30 जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना बन गया ये, 33C3। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब देखो लेस देन वाले में और ग्रेटर वाले में अब आपको दिक्कत ना होना, खुद से एक बार और बनाना, फिर दिक्कत होगा तो बताना। अब आगे बढ़ते हैं, हो गया सबको क्लियर ना, दीपांशु। ठीक, 38 फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ xy इज इक्वल टू 12। तो देखो 1 मिनट और रुकूंगा, फिर सॉल्व करेंगे। तो देखो XY 12 दिया हुआ है, तो सबसे पहले 12 को ब्रेक करो। 12 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 3। अगर मैं XY लिख दूं, अगर देना है तो 4 3 ऐसे दे दोगे। फिर क्या कर सकते हो, 6 2 दे सकते हो। फिर क्या कर सकते हो, इसी को पलट देंगे, इधर उधर कर देंगे। फिर 1 और 12 दे सकते हो। और कोई केसेस बन रहा है क्या, तो कहोगे 3 4 कर लीजिए, 2 6 कर लीजिए, 12 1 कर लीजिए, यही है तरीका। तो कैसे करेंगे, कैसे, तो मैंने कहा देखो ये पावर बताएगा 3 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम्स, आइडेंटिकल है ना ये। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो कितने है, नॉन निगेटिव चल सकता है, जा भी सकता है सारे के सारे, यानी 0 हो सकता है। 0 का मतलब क्या हो गया, 1, या 1 3 चला जाए। तो ये कितने तरीके हो जाएंगे, 1 प्लस 2 माइनस 1 C2 माइनस 1। तो 2C1 कितने तरीके से, 2 वेज। और फिर ऐसे सोचो 2 स्क्वायर का मतलब 2 2 बार है, वो देना है अपने को। अब मैं बताता, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। 2 पावर देखा, तो ये कितने तरीके से, नॉन निगेटिव जा सकता है, 2 प्लस 2 माइनस 1 C2 माइनस 1। तो ये कितना बन गया, 3C1, 3 वेज। तो टोटल वेज कितने हो गए, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 वेज।
तो पॉजिटिव इंटीग्रल होगा। आप कहोगे ये क्या कहना चाहते, देखो ये दो दो बार जा रहा है, मैंने कहा क्या क्या केस होगा, एक एक होगा, दो जीरो होगा, जीरो दो होगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे दो चला गया, यहाँ पे दो चला गया, इसका मतलब है दोनों के दोनों दो यहाँ पे चले गए, यहाँ पे क्या हो गया, वन हो गया, जीरो का मतलब वन हो गया। फिर यहाँ का मतलब क्या हो गया, वन हो गया, दोनों के दो दो यहाँ पे चले गए। और इसके भी दो केस थे, इसके क्या केस थे, इसके एक्स और वाई का केस क्या था, वन जीरो का मतलब वन जीरो हो सकता है, जीरो वन, वन का मतलब तीन चला गया, ये वन हो गया, ये क्या हो गया, जीरो हो गया, ये तीन हो गया। तो देखो इस केस के लिए क्या हो गया, तीन गुणे दो कितना हो गया, छः, छः गुणे दो, देखिए कम्बिनेशन बन गया। फिर ये देखो तीन चार कितना हो गया, बारह, और ये एक और एक कितना हो गया, बारह, एक ये भी मिल गया। फिर ये क्या था, और कोई केसेस था इसमें, हाँ जीरो दो था, ये एक था और दो दो यहाँ पर था, तो मैंने कहा ये देखो तीन हो गया और ये कितना हो गया, चार, देखो तीन और चार ये केस बन गया। उसी तरह जीरो तीन मतलब एक है, तो ये क्या हो गया, दो हो गया, ये क्या हो गया, छः, दो और छः वाला केस बन गया। होना चाहिए क्लियर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, वन थ्री हो गया, टू वन, बचे दो केसेस और हो गए, ये चार हो गया और ये तीन हो गया, और लास्ट वाला क्या हो गया, ये वन था, ये और ये बारह। बोलो क्लियर हुआ, क्या क्या समझाना चाह रहा हूँ, बोलो। हाँ तो फाइनली कैसे निकालेंगे, पावर देखेंगे, नहीं हाँ पावर देखेंगे, टू का पावर क्या है, टू, यानी दो दो बार आ रहा है और अपने पास पर्सन कितने हैं, दो, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाएगा, दो। तो इससे आंसर कितना बन जाएगा, नॉन निगेटिव वाला सॉल्यूशन निकाल लेंगे, टू प्लस वन दिख रहा है ना, टू प्लस टू माइनस वन, सी टू माइनस वन, दो वाला हो गया। फिर तीन क्या है, एक बार आ रहा है, तो ऐसे तीन एक बार आ रहा है तो ऐसे सोचेंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक, यानी इससे नॉन निगेटिव सॉल्यूशन कितने मिल जाएंगे, वन प्लस टू माइनस वन, सी टू माइनस वन, तो ये कितने हो जाएंगे, टू बेस, तो टोटल बेस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। और बाकी मैंने समझाने की कोशिश किया था, वो समझ में आया तो वेरी गुड, नहीं आया तो बस ऐसे करेंगे, टू स्क्वायर थ्री के पावर वन, तो दो दो बार आ रहा है, आइडेंटिकल है, टू टाइम्स कैसे देना है दो लोगों को, तीन एक बार आ रहा है, एक कैसे देना है दो लोगों को, एक दो बेस और एक तीन बेस, तो टोटल बेस कितना हो गया, छः बेस। और चूंकि पॉजिटिव इंटीग्रल बोला तो छः होगा, अगर मान लो केवल इंटीग्रल बोलता तो ऑब्वियस है दो निगेटिव भी तो हो सकता है, दो पॉजिटिव भी हो सकता है, तो छः छः कितने हो जाते, बारह बेस हो जाते। कहने का मतलब माइनस चार माइनस तीन भी तो हो सकता है, समझे। और ये मैं समझाने की कोशिश किया था कि कैसे होता है, तो एक समझा देता हूँ, जैसे एक्स प्लस वाई वन है, तो इसका मतलब मैंने कहा वन इसको मिल सकता है, वाई को जीरो मिल सकता है, जीरो इसको मिल सकता है, वाई को वन मिल सकता है। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि तीन जो है एक्स को मिल गया है, वाई को नहीं मिला है, एक ही था ना तीन, तो इसको मिल गया है तीन और इसको नहीं मिला है, तो यहाँ पे मैंने लिखा उसको तीन एक, इसका मतलब हो गया एक्स को तीन मिल गया। फिर जीरो वन का मतलब क्या हो गया, इसको नहीं मिला तो एक मान लिया, इसको तीन मिल गया है, तीन एक ही बार आ रहा था ना, तीन, तो उसी तरह ये वाला केसेस निकाल दिया, एक्स और वाई वाला दिखा दिया मैंने, तो मैंने दिखाया देखो कैसे हो रहा है, थ्री टू इसको मिल गया था एक्स को, अरे इस केस के लिए तीन केसेस, इस केसेस के लिए तीन वेस्ट केसेस, अब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको ये सारे आंसर मिल जाएंगे। अब समझ में आया तो वेरी गुड, नहीं समझ में आया तो ये वाला याद रखो। अब ये बनाओ, समझ में आया कि नहीं आया, तेजस्वनी समझ में आया, दीपांशु, हाँ सर। श्वेता, हम्म। राजू, तनिष्क, हाँ सर। अब ये बना लो।
हाँ बताओ कितना आंसर आ गया? 90। तो पहला 10 वेज, दूसरा 4 वेज, सही है? बोलो। एक मिनट इरेज कर देता थोड़ा सा। यहाँ तक सबने कर लिया होगा, फैक्टराइजेशन हो गया। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया? 3 पहला केस के लिए, 2 के लिए। दूसरे केस में क्या बन गया? एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितना बन गया? 2 बन गया। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। तो पहला केस में क्या आया? 3 प्लस 2 C2 5C2। दूसरे में क्या आ गया होगा? 2 प्लस 2 C2 4C2। बोलो 6। और ये कितना हो गया? 10। और ये 1, तो ये कितना हो गया? 1 प्लस 2 C2 कितना हो गया? 3C2 3। बताओ सही है? हाँ। तो टोटल वेज कितने बन गया? 10 इंटू 6 इंटू 3। ये किसके लिए आंसर होगा? पहले तो जवाब मिलना चाहिए। पहला किसके लिए आंसर होगा? बोलो सही है? हाँ। अब दूसरा के लिए बताओ, थोड़ा सा मैं भी जानना चाहता हूँ। दूसरा के लिए बताओ। इंटीजर होना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि 2 निगेटिव हो जाए, 1 पॉजिटिव हो जाए। बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? तो ऐसे कितने केसेस? 3C2 कितने केसेस बनेंगे? 3 केसेस बनेंगे या चारों के चारों पॉजिटिव? बोलो बोलो। अरे 180 केसेस है तो 180 गुणे 4 बोल दूं कि नहीं बोल दूं? सेकंड का आंसर बताना है सही है या गलत। सब लोग कंफर्मेशन करेंगे तो फिर एंड किया जाए। 55 हो रहा, बोलो जल्दी से। सही है? सर फिर से बताओ। मैंने कहा 180 वाला तो हो गया नेचुरल नंबर वाला, पॉजिटिव इंटीग्रल वाला हो गया। लेकिन जब इंटीजर बोल दिया, अरे भाई जब नंबर मिल गया तो कहने का मतलब 2 निगेटिव होगा तो भी उनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा बताओ? 2 निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा, 1 पॉजिटिव। फिर ये 2 निगेटिव कर सकते। कहने का मतलब 360 में मान लो तुमको मिल गया ऐसे 9 मिल गया, 2 मिल गया, 20 मिल गया। तो ये भी तो एक केस हो सकता है। बोलो ये भी एक केस हो सकता है, और ये भी तो केस हो सकता है। बोलो बताओ। हाँ सर समझ गया। समझ गए ना? तो ये कितने हाँ केसेस हो गए? तो 2 निगेटिव के केसेस निकाल दिया 3C2। तो ये कितने हो गए? 3 वेज और एक पूरा पॉजिटिव है, तो 4 केस ऐसे बनेंगे। तो 4 180 एक केस आ ही रहा है, तो 180 में 4 मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल कितने बन गया? 720 बन गया। ठीक है, बस 1-2 टॉपिक बचा है, फिर पीएनसी करते हैं। अभी यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है?